Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's our 16th lecture, and in this lecture we are going to start chapter 6 from the book of Coleman. And जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन पे बात की थी, और अब हम सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है वो वेक्टर्स को रोटेशन भी दे सकती है और उसको रिफ्लेक्शन दे सकती है। किसी भी कर्व को रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस या रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, या हम और भी इस तरह के मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं जो सेट ऑफ वेक्टर्स को किसी और स्पेस में ट्रांसफॉर्म कर दे, या उसी अपनी ही स्पेस में उसको डायलेशन कर दे, उसको बढ़ा दे, वेक्टर्स को उनकी लेंथ कम कर दे, कॉन्ट्रैक्शन कर दे। तो इस तरह से हमने स्केलिंग भी देखी है कि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वो भी हो सकती है। आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करेंगे और ये देखेंगे कि जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो सारी की सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ही होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट V and W be a vector, two vector spaces. A function L from V to W is called a linear transformation of V into W if L of U plus V is equal to L of U plus L of V for every U and V in V. And B part is L of CU is equal to C of L of U for any U in V and C is any real number. तो इसमें हमारे पास U और V दो वेक्टर्स हैं। तो जिस तरह से हम अगर आपको याद हो वेक्टर स्पेस में वेक्टर स्पेस सब स्पेस बनाने के लिए हमने वहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ रखी थी कि एक तो वेक्टर्स को ऐड करें तो जो रिज़ल्ट आए वो भी V में मौजूद हो, और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि किसी भी एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो वेक्टर क्योंकि उस वेक्टर स्पेस में से है, सबसेट में से है सॉरी, तो फिर उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी उसी सेट को अगर बिलोंग करता है तो हम कहते थे कि ये सब स्पेस है। इन्हीं लाइंस के ऊपर अगर हम यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करें, जो हमने फंक्शन ऑलरेडी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर L को एज मैट्रिक्स लिया था, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि L ऑफ यहाँ से V से हमने कोई से दो वेक्टर्स ले लिए U और V। L ऑफ U प्लस V मीन्स के हम L जो फंक्शन है इसको ऑपरेट करेंगे U और V के सम के ऊपर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू L ऑफ U प्लस L ऑफ V फॉर एवरी U एंड V इन V। यानी सम के ऊपर जो L ऑपरेट करेंगे पहले सम लेंगे और बाद में L ऑपरेट होगा, या पहले L ऑपरेट कर लें U के ऊपर और V के ऊपर और बाद में उनका सम ले लें, तो ये बराबर होने चाहिए अगर ये L जो है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और दूसरी चीज़ है कि वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है कि आपने पहले स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया वेक्टर U के साथ और फिर L उसके ऊपर बाद में ऑपरेट की, यानी फंक्शन बाद में लगाया। तो इसका यही मतलब है कि आप जो है वो पहले L ऑपरेट कर दें U पे और उसके बाद उसमें उसके साथ एक कांस्टेंट C मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों अगर बराबर होते हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, और अगर इसमें हमारे पास दो डिफरेंट स्पेसेस हैं, वेक्टर स्पेसेस V और W, तो अगर एक ही वेक्टर स्पेस हो यानी V को W के बराबर ले लें तो फिर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी L दैट विल कॉल्ड ए लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ, और इन एग्जांपल में ये देखते हैं कि जो हमारी पहले सबसे तो हम ये देखते हैं कि जो भी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है क्या वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल 1 में यही करने जा रहे हैं। लेट A be an m/n matrix. We defined a matrix transformation as a function L
फ्रॉम Rn to Rm डिफाइंड बाय L of u इक्वल्स टू AU। तो यहाँ पर हम ये शो करते हैं कि हर मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे जनरली हम इसको ले लेते हैं, यानी L को हम एज मैट्रिक्स ले लेते हैं A। तो अगर U और V दो वेक्टर्स हैं Rn में, तो फिर हम यहाँ पर U और V दोनों को ऐड करके L उसके ऊपर ऑपरेट करते हैं। एज यू नो कि L ऑफ U इज इक्वल टू A ऑफ U, हमारे वहाँ पर जो फंक्शन होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L ऑफ U इज इक्वल टू A ऑफ U हम वहाँ पे लिख देते हैं। तो अगर यहाँ पर हमारे पास L ऑफ U प्लस V है तो हम इसको लिख सकते हैं A ऑफ U प्लस V, ठीक है। और यहाँ पर जो इसको फिर हम A ऑफ U प्लस V को लिख सकते हैं A ऑफ U प्लस A ऑफ V, ठीक है। ये मैट्रिक्स है A, और मैट्रिक्स अगर दो वेक्टर्स के सम के ऊपर ऑपरेट हो रहा है U प्लस V के ऊपर, तो हम उसको दोनों को सेपरेट भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। और जब सेपरेट करेंगे तो फिर हम इसको लिख सकते हैं A ऑफ U दैट इज L ऑफ U और A ऑफ V इज L ऑफ V, ठीक है। ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर वो उस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। A ऑफ U इज L ऑफ U एंड A ऑफ V इज L ऑफ V। इसी तरह से अगर कोई स्केलर नंबर ले लें तो L ऑफ सी यू विल बी इक्वल टू, तो L को हम रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स के साथ, सो A ऑफ सी यू एंड दैट विल बी इक्वल टू। अब हम मैट्रिक्स के को जब किसी कांस्टेंट को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करके उस पर ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम उस मैट्रिक्स को ऑपरेट करने के लिए उस वेक्टर पे C को बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। C टाइम्स AU एंड दिस विल बी इक्वल टू C टाइम्स L ऑफ U, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि L ऑफ U प्लस V इज इक्वल टू L ऑफ U प्लस L ऑफ V एंड L ऑफ सी यू इज इक्वल टू C ऑफ L ऑफ U। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सेटिस्फाई करती हैं। देयरफॉर वी कैन से एवरी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये सारी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी जो हमने जिन पे बात की है, रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है, वहाँ पर हमने x और y लिया था। तो अगर हम इसको मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिप्रेजेंट करें तो हम L ले सकते हैं, L इज फ्रॉम R2 टू R2, और बजाय यहाँ पर x और y लेने के x और y वही ले लें तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये जो है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है L ऑफ U1 U2 दैट इज इक्वल टू U1 माइनस U2। वहां पर क्या था हमारा x और y था, तो जब x और y पे लगेगा तो x और माइनस y आ जाएगा, यानी x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन हो जाएगी। फिर प्रोजेक्शन हमने की थी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में इनटू XY प्लेन, ठीक है। प्रोजेक्शन इनटू XY प्लेन R क्यूब से R2 तक थी, यानी R क्यूब से वो R2 में जब शिफ्ट होता है वेक्टर तो उसके 3 से 2 कंपोनेंट हो जाते हैं, L ऑफ U1 U2 U3 दैट इज इक्वल टू U1 U2। और डायलेशन इसी तरह से है, डायलेशन कैसे होगी? L इज फ्रॉम R क्यूब टू R क्यूब इज डिफाइंड बाय L ऑफ U इज इक्वल टू R ऑफ U फॉर R इज ग्रेटर देन 1। डायलेशन में क्या होता है, हमने कहा था कि अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ये डायलेशन होगा, अगर 0 और 1 के दरमियान है तो ये कॉन्ट्रैक्शन है। लेकिन क्या होता है कि R क्यूब से R क्यूब में ही होता है डायलेशन, R क्यूब से R क्यूब में ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्पेस चेंज नहीं होती, उसी स्पेस के अंदर वेक्टर रहता है। और रोटेशन क्लॉकवाइज है थ्रू एन एंगल काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें R2 से R2 में अगर करते हैं तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो मैट्रिक्स है cos फाई माइनस साइन फाई और cos फाई, ये हमारा जो है मैट्रिक्स बनता है। तो हम इसी को यहाँ पे L ऑफ U कहेंगे, राइट। एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। लेट L is from R cube to R cube be defined by L of U1 U2 U3 and that is equal to U1 plus 1 2U2 and U3, ठीक है। तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को अब देखते हैं कि ये क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि ये जस्ट एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो हम जब तक इस फंक्शन के ऊपर दो प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करवाते हैं तब तक ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बन सकती। तो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के लिए पहले तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें दो वेक्टर्स लेने पड़ेंगे ताकि हम उनका सम करके फिर उस पर ऑपरेट करके देख सकें। तो अगर दो वेक्टर्स हम U ले लेते हैं, U1 U2 U3, क्योंकि R3 से R3 में जा रही है ना ये ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसलिए जो भी वेक्टर होगा वो
पहले सेट से होगा यानी आर क्यूब से। तो एक 3 कंपोनेंट्स वाले वेक्टर्स होंगे, तो u भी हमने u1 u2 u3 ले लिया और v भी v1 v2 v3 ले लिया। फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है, पहले इन दोनों वेक्टर्स का सम करेंगे। इन दोनों का सम जो है वो क्या आएगा, u1 प्लस v1 u2 प्लस v2 u3 प्लस v3। अब इसके ऊपर l जब ऑपरेट करेंगे तो बेटे बहुत यहाँ पे गौर से बात सुननी है, क्या है कि यहाँ पहले हमें ट्रांसफॉर्मेशन का पता हो कि l ऑपरेट कैसे करता है। पहले कंपोनेंट में 1 प्लस कर देता है, दूसरे कंपोनेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देता है और तीसरा कंपोनेंट उसको कुछ नहीं करता, वो एज इट इज रहता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो भी वेक्टर है जिसके ऊपर हमने l ऑपरेट करना है उस वेक्टर में 1 ऐड कर देना है, दूसरे कंपोनेंट के साथ वो क्या करता है उसको 2 टाइम्स कर देता है और तीसरा कंपोनेंट एज इट इज ही रहता है। ठीक है, अब आते हैं हम उसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो कंडीशन है उसकी राइट साइड पर, यानी हमारा क्या होना चाहिए, एल ऑफ यू प्लस वी इक्वल होना चाहिए एल ऑफ यू प्लस एल ऑफ वी। तो राइट साइड जब हम पहले लिख लेते हैं एल ऑफ यू प्लस एल ऑफ वी, तो एल ऑफ यू क्या है, एल लगाना है हमने यू के ऊपर और यू कितना है, u1 u2 u3 है। जब इस पर एल लगेगा तो एल कैसे लगता है, u1 में 1 ऐड कर देता है, u2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता है और u3 वैसे ही रहता है। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दिया। इसी तरह से जब v पे लगाएंगे तो v1 प्लस 1 2v2 और v3 आ जाएगा। ठीक है, और फाइनली इन दोनों को क्योंकि हमें ऐड करना है, ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पे पहले लगाई है और बाद में एडिशन है, तो यहाँ पे आ जाएगा u1 प्लस v1 प्लस 2 टाइम्स u2 प्लस v2 और u3 प्लस v3। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लास्ट हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है ये, और जो हमने ऑलरेडी एल ऑफ यू प्लस वी निकाला है, क्या ये दोनों सेम है, u1 प्लस v1 प्लस 1 u1 प्लस v1 प्लस 2, तो ये सेम नहीं है। पहला कंपोनेंट डिफरेंट है, दूसरा कंपोनेंट सेम है और तीसरा भी सेम है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट डिफरेंट है तो वेक्टर डिफरेंट हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन से कि दिस L is not a linear transformation। ठीक है, एग्जाम्पल 3 पे आते हैं। यहाँ पे L R2 से R2 में, R2 मीन्स ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 2, इट मीन्स कि ये रो वेक्टर है। इज L ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और L की यहाँ पर एफिशिएंसी क्या है, वो क्या करता है कि रो वेक्टर को उसके अंदर क्या चेंज लाता है कि u1 पे लगता है तो u1 स्क्वायर कर देता है और u2 को 2 टाइम्स कर देता है। ठीक है, ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, पहले कंपोनेंट का स्क्वायर बना रहा है और दूसरे कंपोनेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अगेन वी आर गोइंग टू टेक 2 वेक्टर्स u एंड v विद सेम, जिस तरह का वेक्टर गिवन है उसी तरह का हमने वेक्टर लिया। रो वेक्टर है जिसमें 2 कॉलम्स हैं, तो एक वेक्टर ले लिया u1 u2 और दूसरा v1 v2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि हमने देखना है l ऑफ u प्लस v की वैल्यू। तो l ऑफ u1 को v1 से पहले कंपोनेंट को पहले के साथ ऐड करेंगे, कॉमा दूसरे कंपोनेंट को दूसरे के साथ ऐड करेंगे। और अब हमने अप्लाई करना है इसके ऊपर l। तो जब l अप्लाई हो रहा है तो पहला कंपोनेंट जो है उसका स्क्वायर कर रहा है, ये l जो है, l यहाँ से हट जाएगा और ये जो पहला कंपोनेंट है इसका स्क्वायर हो गया है, और दूसरे कंपोनेंट के साथ क्या करेगा, ये दूसरे कंपोनेंट का को 2 टाइम्स कर देगा। ठीक है, 2 टाइम्स u2 प्लस v2। अच्छा, अब हम आते हैं कि वो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की राइट साइड है, यानी l ऑफ u प्लस l ऑफ v। l ऑफ u पहले कैलकुलेट करेंगे हम, तो उसने क्या किया, u1 और u2 के साथ u1 का स्क्वायर कर दिया और u2 को 2 टाइम्स कर दिया। इसी तरह से v के ऊपर जब ऑपरेट होगा तो l खत्म हो जाएगा और हमारा ये v के भी कंपोनेंट इसी तरह से हो जाएंगे कि v1 का स्क्वायर आ जाएगा और 2v2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इनको ऐड करेंगे तो पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट से ऐड हो गया, दूसरा दूसरे के साथ ऐड हो गया। ठीक है, अब वापस जाते हैं, हम देखते हैं कि क्या ये वही वैल्यू है जो l ऑफ u प्लस v की है। सो यू कैन ऑब्जर्व कि इसका जो पहला कंपोनेंट है वो क्या है, होल स्क्वायर है। यहाँ पर हमें होल स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, u1 स्क्वायर प्लस u v1 स्क्वायर है। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट डिफरेंट है, दूसरा कंपोनेंट सेम होने की वजह से भी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती, या यूँ कहें कि ये जो पहली कंडीशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वो होल्ड नहीं कर रही।
ठीक है, तो हमें दूसरी कंडीशन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमने ये जज कर लिया है कि ये जो L ऑफ U प्लस V है ये L ऑफ U प्लस L ऑफ V के बराबर नहीं है। Therefore L is not a linear transformation। ठीक है, आगे चलते हैं मज़ीद कुछ एग्जांपल्स की तरफ। ओके, दिस इज़ ए थ्योरम विद सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कि अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन L है जो V से W पर डिफाइन की हुई है, तो L अगर किसी ज़ीरो वेक्टर पर ऑपरेट करें, और ज़ीरो वेक्टर कहाँ से लेंगे हम, L फंक्शन है ना, तो फंक्शन जो है ऑपरेट कहाँ होगा, ये V के ऊपर ऑपरेट होगा। तो जितने भी V के एलिमेंट्स हैं उन पर L ऑपरेट होगा, और जो आउटपुट आएगी वो W से आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और वो V के किसी ज़ीरो वेक्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं हम, तो वो आउटपुट में W का ज़ीरो वेक्टर जनरेट कर देगी। ठीक है ना, ये ऐसा फंक्शन है जो ज़ीरो वेक्टर V से लेगा, अगर उस पर ऑपरेट करते हैं तो आउटपुट में जो भी सेट है हमारा वहाँ उसका ज़ीरो वेक्टर जनरेट करेगा। ठीक है, और B में ये प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि L ऑफ U माइनस V दैट इज इक्वल टू L ऑफ U माइनस L ऑफ V। ये तो वही बात हो जाती है कि जैसे हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है L ऑफ U प्लस V इज इक्वल टू L ऑफ U प्लस L ऑफ V, तो वहाँ प्लस की जगह पर अगर हम माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो फिर हम वहाँ से ये रिजल्ट भी जनरेट कर सकते हैं। उसने प्रूफ भी दिया है, लेकिन हमें प्रूफ की ऐसा ज़रूरत नहीं है, हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की तरफ ही जाएंगे। के एग्जाम्पल 8 पे आते हैं। ओके, इन एग्जाम्पल 8 let V be an n-dimensional vector space and S is V1, V2 up to Vn, an ordered basis for V. If V is a vector in V, then V can be written in one and only one way, as V is equal to A1 V1 plus A2 V2 plus up to An Vn, where A1, A2 up to An are all real numbers which were called in section 4.8 the coordinates of V with respect to S। तो हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू S लिख सकते हैं, क्योंकि S जो है वो उसमें वेक्टर्स हैं V1, V2, V3 अप टू Vn है, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ये ऑर्डर्ड बेसिस है, तो कोई भी वेक्टर जो है इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। कोई भी वेक्टर V से ले लिया हमने, स्मॉल v, और उसको ये लीनियर कॉम्बिनेशन में बना के लिख दिया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम इस वेक्टर को कॉलम वेक्टर में लिख लें, तो फिर हम L को डिफाइन कर सकते हैं V से Rn में, यानी Rn ये कॉलम वेक्टर्स हैं सारे इसमें, जो कि n डायमेंशन जिसमें n कंपोनेंट्स हैं। L ऑफ V विल बी इक्वल टू द वेक्टर V, और V कौन सा वेक्टर है, ये S, V S मीन्स के कॉलम वेक्टर में हमने इसको लिख लिया। ठीक है, S से जो S सेट था, बेसिस जो था, उसके जो वेक्टर्स हैं उनको कॉलम वेक्टर में लिख लेंगे। ठीक है, और हम इसको भी यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि ये जो कॉलम वेक्टर है जिसमें n कंपोनेंट्स हैं, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अच्छा जी, आगे आते हैं एग्जाम्पल 10 में। लेट L बी फ्रॉम R4 टू R2, ये जो दोनों हैं ये रो वेक्टर्स हैं, R4 4 कॉलम्स के साथ और R2 2 कॉलम्स के साथ। बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लेट S इज V1, V2, V3 and V4 be a basis for R4, where V1 is 1 0 1 0 and V2 is 0 1 minus 1 2 and V3 0 2 2 1 and V4 1 0 0 1. Suppose that L of V1 is equal to 1 2 and L of V2 is 0 3, L of V3 is 0 0 and L of V4 is 2 0. Let V is 3 minus 5 minus 5 0 and 5 L of find L of V। तो अब इसमें बच्चों ये किस तरह से होगा, पहली तो बात ये है कि उसने हमें L of V फाइंड करने को दे दिया है, यानी इस वेक्टर के ऊपर जब L ऑपरेट होता है
तो रिजल्ट क्या आता है। लेकिन पहले हमारे पास क्या होता है, पहले एल नोन होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि एल किस तरह से ऑपरेट होगा किसी भी वेक्टर के ऊपर जो कि R4 से लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं दिया हुआ कि एल जो है वो ऑपरेट कैसे होगा, फंक्शन किस तरह का है। तो लेकिन हमारे पास कुछ ऑलरेडी नॉलेज है। मसलन हमें उसने एस दिया हुआ है जो कि बेसिस है। तो हमें पता है कि अगर ये बेसिस है, चारों वेक्टर्स हैं इसके अंदर, 4 वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 v4, तो ये 4 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम कोई भी R4 का एक वेक्टर जनरेट कर सकते हैं। तो उसने जो गिवन वेक्टर है v, वो भी R4 में से दिया हुआ है। तो हम अगर इस वेक्टर को लेंगे तो ये भी इन्हीं बेसिस के चारों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता होगा। तो फिर हम अगर लिख लें ये जो v वेक्टर है दैट इज इक्वल टू av1 प्लस bv2 प्लस cv3 प्लस dv4, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन बना लें और उसको इक्वल रख लें 3 -5 -5 0, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को जब कंपेयर करें तो हमारे पास a, b, c और d की वैल्यूज आ जाएंगी, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -3 और d की वैल्यू +1 आ जाएगी। तो हम v वेक्टर को लिख सकते हैं 2v1 प्लस v2 -3v3 प्लस v4, ठीक है। अब ये हम यहाँ पे आगे लिख रहे हैं कि L ऑफ v, अब जब v हमारे पास आ गया इन टर्म्स ऑफ v1 v2 v3 एंड v4, तो जब हम L ऑपरेट करेंगे v के ऊपर तो L ऑपरेट होगा ये इस कॉम्बिनेशन के ऊपर भी राइट साइड पर। और जब L ऑपरेट होगा तो हमें पता है क्योंकि लीनियर उसने कहा है कि ये जो L है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तो बता दिए। तो इसका मतलब ये है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है, यानी उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी वेक्टर के साथ तो हम उस कांस्टेंट को बाहर भी लिख सकते हैं। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ही एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 को बाहर लिख दिया, L ऑपरेट कर दिया v1 के ऊपर। और क्योंकि ये लीनियर है तो वेक्टर्स को अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं L ऑफ 2v1 प्लस L ऑफ v2 माइनस L ऑफ 3v3 प्लस L ऑफ v4। पहले तो हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, जो पहली कंडीशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। और दूसरी कंडीशन जब हम नेक्स्ट स्टेप में उसको करेंगे तो जो कांस्टेंट है 2 वो बाहर आ जाएगा, प्लस L ऑफ v2, इसी तरह से -3 भी बाहर आ जाएगा, और फिर L ऑफ v4। तो 1 बाय 1 जब हम इनको ऑपरेट करेंगे तो ये हमें उसने ऑलरेडी गिवन है कि L ऑफ v1 जो है वो 1 2 के बराबर है। तो हम यहाँ पे L ऑफ v1 की जगह 1 2 लिख लेंगे और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सारी वैल्यूज यहाँ रखने से हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है वो 4 7 वेक्टर आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। एग्जाम्पल 11 में उसने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है, लेट L इज फ्रॉम r³ टू r² बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय L ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 प्लस 2x2 एंड 3x2 माइनस 2x3, ठीक है। फाइंड द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग L। तो हमने यहाँ पर करना क्या है कि एक मैट्रिक्स बताना है जो कि इस L लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। दिस इज समथिंग डिफरेंट कि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन से हटके ये यानी किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसका क्या तरीकाकार है कि पहले तो हम नेचुरल बेसिस ले लेते हैं r³ के लिए, ठीक है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्ट कर रही है r³ पर, तो r³ के जो बेसिस है नेचुरल बेसिस e1 e2 e3, जिसके ऊपर ऑलरेडी भी हम बात कर चुके हैं कि अब 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 जो हैं ये तीनों i j और k जो हैं तीनों यूनिट वेक्टर जो हैं इनको हम e1 e2 और e3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जब L ऑपरेट होगी इसके ऊपर तो किस तरह ऑपरेट होगी वो इस तरीके से कि अगर 1 0 0 है तो हमारा इसका आउटपुट क्या आएगा 1 प्लस 0 और 0 प्लस 0 इज 0, तो ये कंपोनेंट आ जाएंगे 1 0। इसी तरह से हमने 0 1 0 को जब किया तो ये 2 3 आ गया और 0 0 1 को किया तो 0 -2 आ गया। अच्छा, अब हमने A मैट्रिक्स कैसे लिखना है। A मैट्रिक्स ये हो जाएगा कि हम क्योंकि हमें यहाँ पर
तीन आउटपुट्स ये हैं, यानी L ऑफ E1, L ऑफ E2 और L ऑफ E3। इनको हम तीन कॉलम्स में अलग अलग लिख लेंगे। L ऑफ E1 पहले लिखेंगे, यानी 1 0 पहले लिखा, फिर L ऑफ E2 को दूसरे कॉलम में लाएंगे 2 3 को, और इस तरह से L ऑफ E3 को तीसरे कॉलम में रखेंगे। इस तरह हमें जो मैट्रिक्स जनरेट होगा, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम इस मैट्रिक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? अच्छा, अब हम आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के ऊपर, क्रिप्टोलॉजी या क्रिप्टोग्राफी में। ये जो हमारे मैट्रिसेस हैं या ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ये सिस्टम को उठा के, जिस तरह मैंने बताया कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इस टेक्निक को यूज़ करके कोडिंग और डीकोडिंग भी की जा सकती है। क्रिप्टोलॉजी इज़ द बेसिक फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स तो नहीं कह सकते, सिग्नल्स का कह सकते हैं कि फील्ड है क्रिप्टोलॉजी, जिसमें कि जो सिग्नल्स हैं या जो इंफॉर्मेशन है उसको कोड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया जाता है, ताकि वो हर किसी के अप्रोच से बाहर हो। सिर्फ जो इस कोड को अंडरस्टैंड करे या जिसके पास ऑलरेडी एक टेक्निक हो कि जो इसको डीकोड कर सके। तो इसमें एक टेक्निक ये यूज़ की जाती है कि जब कोडिंग करते हैं तो एक मैट्रिक्स ए यूज़ कर लेते हैं, और फिर जब उसको डीकोड करना हो तो उसका इन्वर्स यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? ये एक बेसिक इसका जो है ना थीम वो ये है कि इसमें मैट्रिसेस जो हैं वो या उनके इन्वर्सेस जो हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है? क्रिप्टोलॉजी इज़ द टेक्निक ऑफ कोडिंग एंड डीकोडिंग मैसेजेस। इट गोज़ बैक टू द टाइम ऑफ एंशिएंट ग्रीक्स। A simple code is constructed by associating a different number with every letter in the alphabet. For example, पहले क्या करते होते थे ज़माने में कि एंशिएंट ज़माने में कि A, B, C, D इन सब के साथ एक न्यूमेरिक जो है ना नंबर जो है वो एसोसिएट कर देते हैं। A के साथ 1, B के साथ 2, C के साथ 3, और ये करते करते क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट्स हैं तो Z को 26 नंबर दे दिया। Suppose that Mark S and Susan J are two undercover agents who want to communicate with each other by using a code because they suspect that their phones are being taped and their mail is being intercepted. In particular, Mark wants to send Susan the following message. Mark जो है वो Susan को मैसेज देना चाहता है कि meet tomorrow. अब उसमें अगर हम देखें तो M जो अल्फ़ाबेट है उससे रिलेटेड जो नंबर है वो 13 है, E से रिलेटेड 5 है, E से रिलेटेड 5 है, T से रिलेटेड 20 है। तो ये सारे इनके साथ अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर जो एसोसिएटेड हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। अब ये जो कोड है ये कह रहे हैं कि कोड ऑफ दिस टाइप कुड बी क्रैक्ड विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी बाय अ नंबर ऑफ टेक्निक्स इंक्लूडिंग द एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लेटर्स। To make it difficult to crack the code, the agents proceed as follows. First, when they undertook the mission, they agreed on a 3x3 non-singular matrix. थोड़ा सा इसको जो कोड है उसको डिफ़िकल्ट बनाने के लिए कि उसको क्रैक ना किया जा सके, एक 3x3 नॉन-सिंगुलर मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है? मैसेज को एनकोड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 1 1 2 और 0 1 2। Mark then breaks the message into 4 vectors in R cube, ठीक है? यानी वो जो अल्फ़ाबेट्स के साथ न्यूमेरिक्स एसोसिएट किए थे 13 5 5 20 20 15, तो इनको यहाँ पे मैट्रिसेस की फॉर्म में उसने रिप्रेजेंट कर दिया। 13 5 5 20 20 15 13 15 18 18 15 23, ठीक है? तो 4 मैट्रिसेस यहाँ पे बन जाते हैं। अब उसने मार्क ने एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया आर क्यूब से आर क्यूब पे कि जिसमें उसने ये मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस कराया है, ए मैट्रिक्स एल एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन कह लें या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह लें, ठीक है? अब ये जो मैट्रिक्स ए है ये ऑपरेट करेगा 13 5 5 पर, तो आउटपुट दे देगा 38 28 15। मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, क्या करते हैं, दूसरे मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 20 15 को, तो ये भी एक और आउटपुट दे देगा।
इसी तरह से चारों मैट्रिसेस पर जब ये ए मैट्रिक्स अप्लाई किया है तो ये रिजल्ट आ गए हैं, ठीक है। अब उसने क्या किया है, उसने ये मैसेज जो है ये ट्रांसमिट कर दिया सूजन को, 38, 28, 15, 97, 64, 51, इसी तरह से ये बाकी भी उसने मैसेजेस आगे भेज दिए। अब उसने जो सूजन है उसने जो मैसेज रिप्लाई में इसको किया मार्क को, वो ये मैसेज था 77, 54, 38, 71, 49, 29। अब ये तो एनकोडिंग करके उसने भेजा है ना, अब इसको डी कोड करना है उसने, मार्क ने अब इसको डी कोड करना है। तो डी कोड कैसे करेगा वो, अब उसने वापस जाना है असल इंफॉर्मेशन पे, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स ने तो क्या किया है, जो असल इंफॉर्मेशन थी उसको कोड में कन्वर्ट कर दिया, कोडिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर ऑलरेडी कोडेड फॉर्म में आया है मैसेज, तो फिर अब उसको डी कोड करने के लिए उसका इन्वर्स यूज करना पड़ेगा मैट्रिक्स ए का, ठीक है। तो और मैट्रिक्स तो वही रहेगा ए, तो इसको डी कोड करने के लिए उसने क्या किया, मैसेज को उसी तरह से तीन तीन यानी आर क्यूब के अंदर वेक्टर्स बना लिए। 77, 54, 38 एक मैट्रिक्स हो गया, 71, 49, 29 दूसरा मैट्रिक्स हो गया, तीसरा, फिर इस तरह से उसने सारे मैट्रिसेस बना लिए। अब ये क्या है, L ऑफ x1 इज इक्वल टू 77, 54, 38, ये L ट्रांसफॉर्मेशन इस पे लग चुकी है, ये आउटपुट है, ठीक है ना। ये जो है ये कोडेड फॉर्म में है, a x1 के बराबर है। तो हमें तो क्या चाहिए, हमें x1 चाहिए, तो x1 होगा a इनवर्स 77, 54, 38, इनवर्स लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। इनवर्स फाइंड करेंगे पहले, क्योंकि ओरिजिनल मैट्रिक्स तो डिफरेंट है। ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारा क्या है, वो 1 2 3 1 1 2 और 0 1 2 है। तो इसका इन्वर्स तो बहुत आसान से हम फौरन से निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट लिया और एडजॉइंट वगैरह लेके तो हमने उसका इन्वर्स निकाल लिया। ये इन्वर्स मैट्रिक्स को फिर मल्टीप्लाई किया 77, 54 पहले मैट्रिक्स, पहला जो हमारा वेक्टर है उसके साथ, तो आउटपुट आई 16, 8 और 15, ठीक है। फिर इसी तरह से x2 निकाला हमने दूसरे वेक्टर को लेके, इन्वर्स वेक्टर जो इन्वर्स हमारा है मैट्रिक्स, उसको दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, 20, 15 और 7 आ गए। फिर x3 को किया, फिर इसी तरह से x4 को किया, x5 को किया। तो जो हमारी आउटपुट आ रही है अब जो हमारी आउटपुट आ रही है उसमें आप देखें कि जो पहला वेक्टर है x1 वो क्या आ रहा है, 16, 8 और 15। तो 16th अल्फ़ाबेट कौन सा होता है ABC में, P, और फिर उसके बाद H, 8th अल्फ़ाबेट H और 15th अल्फ़ाबेट O। तो इस तरह से उसने जब डी कोड किया, इससे रिलेटेड जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैलकुलेट किए और फिर उसने लिखा है यहाँ पे, तो आंसर आ रहा है उसके पास फोटोग्राफ प्लान्स, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा जो नॉलेज है पिछले लेक्चर में जो हमने किया था मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, और इस लेक्चर में मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन को भी हमने फर्दर देखा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और ये चाहे मैट्रिक्स फॉर्म में हो या वैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्रिप्टोलॉजी में। तो हम कोडिंग और डिकोडिंग कर सकते हैं उसमें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ दिस मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन क्रिप्टोलॉजी और क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर, कुछ हमने एप्लीकेशन भी कर ली है, दैट इज़ एंड फॉर नाउ। एग्जांपल जो है एक्सरसाइज हमारी 6.1 है, विच आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। इसमें जितने भी आपके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन डू इट योरसेल्फ, राइट। सो दैट इज़ एंड फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।